हेलो फ्रेंड्स, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग अपने पादप जगत या बॉटनी में दूसरा जगत पढ़ेंगे जिसका नाम है ब्रायोफाइटा। ठीक है, कल हम लोगों ने थैलोफाइटा ख़त्म किया है। उसी के लगभग जैसा होता है ब्रायोफाइटा, थोड़े बहुत कुछ अंतर होते हैं तो हम लोगों को ध्यान रखने हैं। तो ब्रायोफाइटा के बारे में आप लोगों को क्या याद रखना है, सबसे सरल स्थलीय पौधे का समूह है। जैसे कि हमने देखा था कल थैलोफाइटा, तो ये पौधा तो था लेकिन आसानी सरल नहीं, तो उसमें जीवाणु, विषाणु, शैवाल, कवक जैसी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी जो आसानी से देखने में नहीं मिलेंगे, इसलिए उनको सरल नहीं बोल पाएंगे, पर इसको आप बोलोगे सबसे सरल होते हैं। ठीक है, तो यह सबसे सरल स्थलीय पौधे का समूह है। ठीक है, इस प्रभाग में या फिर इस फाइलम में लगभग आपको 25 जातियाँ मिलेंगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला फैक्ट क्या है जो सबसे ज़्यादा आता परीक्षा, जो कि हम लोगों ने कल अपने थैलोफाइटा में भी पढ़ा था कि इनमें संवहन ऊतक नहीं होता है या फिर अभाव होता है। ठीक है, तो इनके पास भी संवहन ऊतक नहीं होता है। ठीक है, नहीं लिखना है, नहीं लिखना है। तो जो अपना ट्रांसफॉर्मरी टिश्यूज है, ना इनके पास था ना पीछे थैलोफाइटा के पास है, अर्थात इनके पास जाइलम और फ्लोएम का पूर्णतः अभाव होता है। दे डोंट हैव जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज। इस समुदाय को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग भी कहोगे। वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहने से अर्थ ये है, एम्फीबिया का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर अपना हिंदी में उभयचर, जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं, स्थल पर भी रह सकते हैं। तो सेम जो पौधे हैं ये ज़मीन पर भी रह सकते हैं और पौधों में भी, यानी क्या बोलते हैं, पानी में भी रह पाएंगे। इसलिए इस समुदाय को आप वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग भी कहेंगे। ठीक है, एक फैक्ट ये भी आप लोगों को याद रखना है, इस जगत के पौधे जो हैं मृदा अपरदन को रोकने में भी सहायता करते हैं। चूँकि ये छोटे छोटे होते हैं तो किसी भी मृदा में आसानी से ये जुड़े रहेंगे और मिट्टी को बहने से क्या करेंगे, बचा लेंगे। ठीक है, तो ये मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन को भी रोकने में सहायता प्रदान करते हैं। ये चीज़ भी आपको याद है कि छोटे छोटे पौधे आसानी से उगाते हैं और मिट्टी को बहने से बचा लेंगे, इसलिए इनको मृदा अपरदन रोकने में सहायक माना जाता है, या होते ही मानना क्या है। तो ये फैक्ट्स आप लोगों को याद रखने हैं। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। तो स्फैग्नम, जो कि काफ़ी फेमस है हम लोगों के बीच में, इसको आप यहाँ पे चित्र में देख भी सकते हैं कि यहाँ पे सूखा स्फैग्नम भी दिखाया गया है और हरा वाला मतलब गीला या वेटी या फिर जिसको आप लोग ताज़ा बोलते हैं वो भी दिखाया गया है। तो स्फैग्नम जो है एक प्रकार का ब्रायोफाइटा है। पहली चीज़ तो आप लोगों को ये याद रखना है। ठीक है, स्फैग्नम एक प्रकार का ब्रायोफाइटा है। ठीक है, इसको आप मॉस के नाम से भी जानते हो, मॉस, द बॉस नहीं। ठीक है, तो स्फैग्नम नामक मॉस अपने स्वयं के भार से 18 गुना अधिक, ठीक है, 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है। ठीक है, इसलिए माली, मतलब जो अपने गार्डनर होते हैं, बगीचे में काम करने वाले लोग, उनको माली इसका उपयोग पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय सूखने से बचाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो मेन चीज़ आप लोगों ने अभी पढ़ी कि मान लीजिए आपके पास एक स्फैग्नम था जिसका वजन 1 किलोग्राम था, तो जब इसको आप पानी पिलाओगे तो पानी पीने के बाद इसका वजन कितना हो जाएगा, 19 किलोग्राम। वो अपने वजन से 18 किलोग्राम पानी अधिक सोख सकता है। ठीक है, तो 1 किलो खुद का वजन होगा तो 18 किलो वो खुद पी लेगा। ठीक है, 18 किलो पी लेगा तो कुल वजन कितना हो जाएगा उसका, 19 किलो हो जाएगा। तो ये जब बहुत सारा पानी पी लेगा तो इसको आप किसी चीज़ के ऊपर बिछा देंगे, तो यदि उसकी सूखी हवा किसी चीज़ को लगेगी तो वो सूखी हवा पहले से स्फैग्नम को सुखाने का प्रयास करती रहेगी और नीचे का पदार्थ आपका सूखने से बच जाएगा। ठीक है, तो इसका यूज भी काफ़ी ज़्यादा किया जाता है स्फैग्नम का। तो स्फैग्नम एक मॉस है, भी आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं। इसका उपयोग या प्रयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, ईंधन के रूप में मुख्यतः कहाँ पे किया था, इसके पास चूँकि काफ़ी हद तक अपने कहने को चीज़ों को या खासकर लिक्विड या तरल पदार्थों को सोखने की क्षमता होती है और साथ में ये भी खुद अपने आप में अच्छी मात्रा में धीरे धीरे ज्वलनशील है, इसलिए इसका उपयोग आप लोग लालटेन की बाती या दिए की बाती के रूप में भी करेंगे। ठीक है, तो इसका उपयोग बाती के रूप में भी किया जाता है कि इसका स्फैग्नम मॉस का। तो स्फैग्नम मॉस जो है इस प्रकार से जब इसकी पत्तियाँ अलग कर दोगे तो पतला पतला इस प्रकार से धागे के रूप में बचेगा। ठीक है, जिसको आप ईंधन के रूप में, जलाने के रूप में भी यूज कर सकते हो। बाकी दवाई के रूप में तो स्फैग्नम मॉस का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाएगा, प्रतिजैविक के रूप में भी। प्रतिजैविक, एंटीसेप्टिक मतलब प्रतिजैविक तो नहीं बोलना चाहिए, जो घाव को बढ़ने वाली दवाइयाँ होती हैं, एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसका उपयोग किया था। इसका हिंदी वर्ड मुंह पे नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि इसके हिंदी वर्ड क्या होता है एंटीसेप्टिक का। तो एंटीसेप्टिक वही जो हम लोगों के घाव को भरने में काम में आती वो दवाई हैं। जो हमने प्रतिजैविक बोला उसका हिंदी इंग्लिश मतलब तो एंटीबायोटिक होता है। तो पहली चीज़ तो आप लोगों को यहाँ पे ये याद रखना है इस वाले पेज पे कि स्फैग्नम एक ब्रायोफाइटा है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो यहाँ से बनेंगे कि स्फैग्नम क्या है, एक ब्रायोफाइटा है।
और इसे आप मॉस के नाम से भी जानेंगे। फिर एक मॉस कैटेगरी का पौधा है, ठीक है, मॉस या मास कैटेगरी का पौधा है। इसका मेन गुण होता है अपनी क्षमता से काफ़ी अधिक पानी सोखना, इसलिए इसका उपयोग चीज़ों को सुखाने के लिए किया जाता है। और दो उपयोग आपको और याद रखना है, ईंधन के साथ साथ एंटीसेप्टिक के रूप में भी उपयोग हो सकता है। तो आगे बढ़ना जारी रखते हैं क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है। तो अभी ये तीसरा जगत हम लोगों ने क्या पढ़ा था अपुष्पविद में, तो टेरिडोफाइट्स, ठीक है। तो टेरिडोफाइट्स में क्या होंगे, इस समूह के पौधे नमी, छायादार स्थानों, जंगलों और पहाड़ों पर अधिकता से पाए जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी जगहों पर ज़्यादा पाए जाएंगे जहाँ पे नमी बनी रहेगी, थोड़ी सी छाया होगी, जंगल पहाड़ जहाँ पे आसानी से गर्मी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इनको जीने के लिए थोड़ा सा अपना एक प्रकार से हो जाए तो आसान माहौल चाहिए जहाँ पे ये आसानी से सूख के ख़राब ना हो। इन पौधों का शरीर जो है जड़, तना, शाखा, पत्तियों में विभाजित हो जाता है। तो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि उनके पास कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं थी, लेकिन इनके पास जड़, तना, शाखा, पत्तियाँ होंगी, ठीक है। तना साधारणतः राइजोम के रूप में रहता है। उनके पास जो तना होता है वो राइजोम नाम के टिश्यू में डेवलप बनी, जबकि राइजोम के रूप में होता है, मतलब राइजोम नाम के टिश्यू से मिलकर बनता है। तो ये आप लोगों को एक फैक्ट याद रखना है। तो राइजोम नाम का जो ऊतक है या तना होता है वो किसके पास होता है, टेरिडोफाइटा के पास होता है। पौधे बीजाणु जनक होते हैं, तो इनके पौधों से अब आपको बीजाणु देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इनके पौधों से आपको छोटे छोटे ओव्यूल्स देखने को मिल जाएंगे, बीजाणु देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिससे आगे जाके ये नए पौधों को जन्म दे पाएंगे। और जनन क्रिया इन्हीं बीजाणुओं द्वारा होती, मतलब नया पौधे का जन्म इन्हीं बीज से होगा, ठीक है। तो इनके पास बीज तो आए हैं पर फूल नहीं आएगा अभी, क्योंकि हम लोग कौन से जगत में, अपुष्पविद जगत में हैं। अगला पॉइंट क्या लिखा, इस समुदाय के पौधों में संवहन ऊतक पूर्णतः विकसित हो जाएगा। इनके पास इस बार ट्रांसफॉर्मेटरी टिश्यू आ जाएंगे, क्योंकि तना, शाखा, पत्ती सब कुछ आ गया था तो इनके पास। जबकि पीछे हम लोग जो ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा पढ़ के आए हैं उनमें ये चीज़ नहीं थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, मेन क्वेश्चन यहीं से बनता है। परंतु जाइलम नाम का जो ऊतक होता है, जो आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग कि जाइलम के द्वारा जल का परिवहन नीचे से ऊपर किया जाता है और फाइलम द्वारा भोजन का परिवहन ऊपर से नीचे किया जाता है। तो इसमें क्या फैक्ट लिखा है कि इनके पास संवहनी ऊतक तो आ गए हैं, परंतु जाइलम में बेसेल्स एवं फ्लोएम में सहकोशाएँ नहीं बन पाती। तो कुछ हम लोगों को पता है कोशिकाएं ही मिलकर ऊतक बनाती हैं, और जाइलम एक प्रकार का ऊतक है। तो उसमें बेसेल नाम की कोशिका जाइलम में और फ्लोएम में सहकोशा या फिर कंपेनियन सेल्स नहीं हो पाती, जिस कारण से ये पूर्णतः विकसित पौधे नहीं बन पाते हैं। तो ये वाला फैक्ट थोड़ा टफ है, लेकिन यदि परीक्षा में आता है तो सिलेक्शन का कारण बन जाता है, इसलिए भी इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करें। तो सबसे बड़ी बात टेरिडोफाइटा के बारे में बात करें हम लोग, तो ये लगभग विकसित पौधा हो जाता है। इसके पास जड़, तना, पत्ती हो जाते हैं। बस छोटी सी बात यह है कि पौधा तो विकसित है, लेकिन खुद अपने आप में विकसित नहीं, विकसित पौधे के रूप में विकसित नहीं हो पाता है, क्योंकि इसके पास सारे अंग तो होते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये अपने आप में सुकुमार टाइप का रहेगा, इसलिए इसको उचित अवस्थाएँ चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट एक फैक्ट हमने ये लिखा, इसके पास तने या स्टेम में राइजोम के रूप में पाया जाएगा इसका स्टेम, और इसके पास पूर्णतः संवहन ऊतक तो होंगे, लेकिन जाइलम में बेसेल नहीं होगा, फ्लोएम में सहकोशा नहीं होगा। तो विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो इन दोनों में नहीं पाई जाती हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे भैया जो अपने अपुष्पविद पौधे थे वो ख़त्म होते हैं। अब पुष्पविद या फूल वाले पौधे, जिनको आप लोग फेनोगैमस भी कहते हैं, अब हम लोग वो चालू करते थे। इस समूह के पौधे पूर्ण विकसित होंगे। इस समूह के सभी पौधों में फूल, फल तथा बीज देखे जाएंगे। इस समूह के पौधों को दो उपसमूह में बांटोगे आप। एक होगा आपका नग्नबीजी मतलब जिम्नोएस्पर्म, और आवृत्तिबीजी मतलब एंजियोस्पर्म। तो इनको दो भागों में हम लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग इससे, नग्नबीजी से या जिम्नोएस्पर्म से। तो जिम्नोएस्पर्म की बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बनेंगे आप लोगों को। तो एक छोटी सी भैया हमारी आप लोगों से ये कि सलाह सजेशन रहेगा कि आप लोगों को ये खासकर बॉटनी वाले जो दो वीडियो हम लोगों के कल का और आज का है, इसको आपको एक साथ ही रिवाइज़ करके देखना है। भले मैंने आपको थोड़ा तोड़ के बताया ताकि प्रेशर ना बने, पर आप जब एक बार इनको पढ़ चुके हैं, पर आप एक साथ जब रिवाइज़ करेंगे तो आपको थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा उनमें थोड़ा अंतर याद होगा। कुछ एग्जाम्पल हमने एक दो बताया, ज़्यादा डीप में नहीं बताया है। और इसी प्रकार से अब आपको जब हम लोग पुष्पविद पौधे पढ़ रहे हैं तो आपको आवृत्तिबीजी और हम लोग नग्नबीजी, इनमें थोड़े से अंतर याद रखने हो। तो मेनली पौधों के एग्जाम्पल याद रखने होते हैं। तो हम लोग यह पुष्पों वाले पौधों पे हैं तो ये पूर्णतः विकसित होंगे। दो प्रकार के होंगे, नग्नबीजी और आवृत्तिबीजी, ठीक है। तो नग्नबीजी जो पौधे होंगे इनके पास, इन वाले पौधों के पास बीज तो होगा, लेकिन बीज के ऊपर कोई खास छिलका वगैरह नहीं होगा, ठीक है। उनको हम लोग बोलेंगे नग्नबीजी। तो इनके पौधे जो हैं वृक्ष, झाड़ी या आरोही रूप में होते। आरोही मतलब बढ़ते, मतलब वो नीचे से कहाँ की ओर बढ़ेंगे, ऊपर के असेंडिंग फॉर्म में होते हैं।
पौधे काष्ठीय, मतलब इनके पास अच्छी खासी क्वालिटी की वुड मिलेगी इस बार। अब केवल झाड़ी के रूप मतलब उनके पास केवल वैसी पतले पतले पत्तीय तनों के रूप में विकसित नहीं होंगे, इनके पास अच्छी मजबूत लकड़ी देखने को मिलेगी आपको। बहुवर्षीय मतलब कई सालों तक जिएंगे। पीछे के जो हम लोगों ने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइट्स वगैरह पढ़े थे, वो आसानी से कुछ ही समय में ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये बहुवर्षीय होंगे, अच्छे खासे लंबे होंगे। लंबे की कहानी तो भी आप लोग जाके याद कर ही डालेंगे। तो इन नग्नबीजी पौधों की लंबाइयाँ काफ़ी ज़्यादा होती है। सॉरी, थोड़ी सी सर्दी हो गई है 2-3 दिन से। अगला फैक्ट क्या लिखा है, इनकी जो मूसला जड़ें, इनके पास मूसला प्रकार की जड़ें होंगी। इसका इंग्लिश वर्ड अभी हम भूल रहे, बाकी चित्र समय याद है मूसला प्रकार की जड़ों का। तो मूसला प्रकार की जड़ें जो हैं इस प्रकार का चित्र बना के बनाई जाती हैं। जो गाजर है वो एक मूसला या फिर हमारे ख्याल से कॉनिकल रूट्स का उदाहरण है। तो मूसला जड़ों का मतलब, तो इनकी मूसला जड़ें पूर्णतः विकसित होंगी। इनके पास जड़ें जो हैं पूर्णतः इस प्रकार से विकसित में रहेंगी। परागण की क्रिया इसके कैसी होती है, वायु द्वारा होती है। इनमें जो परागण है, ठीक है, वो किसके द्वारा होगा, तो वो पॉलिनेशन परागण को बोलते हैं हम इंग्लिश में। तो इसमें पॉलिनेशन जो है वायु द्वारा होगा। मतलब एक पौधा जो है जिसके पास कुछ इस प्रकार के अणु यानी कहने को बीज हैं, तो वो वायु द्वारा उड़ के किसी दूसरे पौधे पर जा सकते हैं, ठीक है। तो मुख्यतः इनमें परागण की क्रिया, परागण की अच्छे से बोलते हैं, परा कर रहे हैं। तो इनमें परागण की क्रिया वायु द्वारा होगी, क्योंकि इनके पास छिलके वाला बीज नहीं है। ये मरुद्भिद मतलब जैरोफाइट्स भी होते हैं, मतलब कहने को बंजर भूमि या फिर जहाँ पे आसानी से पानी की सुविधा नहीं होती है वहाँ भी पाए जाएंगे, बल्कि वहाँ ही पाए जाएंगे, इसमें जैसा लिखा है। बाकी वहाँ भी या फिर वहाँ इनके पाए जाने की संभावना ज़्यादा होती है। तो नग्नबीजी में कुछ खास नहीं है, बस पीछे के पौधों के पिक्चर विकसित थे। एक फैक्ट आपको ये याद रखना है कि इनमें परागण मतलब पॉलिनेशन वायु द्वारा होगा, और ये जैरोफाइटिक होते हैं मोस्टली, मतलब सूखे स्थानों पर पाए जाएंगे, क्योंकि विकसितता है इनके पास थोड़ी सी। कुछ फैक्ट हैं, जैसे हमने पीछे बोला था ये बहुत लंबे होते हैं, तो लंबे वाला सेंस आपको यहाँ पर मिल जाएगा एक, कि वनस्पति जगत का मतलब बॉटनी का सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सिनकोना कुछ किताबें लिखती हैं, बाकी सही नाम क्या है सिकोया सेम्परविरेंस। इसी जगत में दुनिया का सबसे लंबा पौधा है, सबसे लंबा वृक्ष कहाँ पे आता है, तो आप बोलेंगे अपने जिम्नोस्पर्म में नग्नबीजी में आता है, जिसका नाम क्या है सिकोया सेम्परविरेंस, इसी में आएगा। इसकी ऊंचाई कितनी हो जाती है 120 मीटर, जो कि काफ़ी ऊंचा है। 120 मीटर मतलब 350 से 400 फीट के आसपास, तो बहुत लंबा ऊंचा पौधा होता है। इसे कोस्ट या कोस्ट मतलब वही समझ लो किनारा। तो रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया, इसका रंग हल्का सा लाल सा होता है, और कैलिफोर्निया क्षेत्र में अमेरिका और मैक्सिको में मुख्य रूप से पाया जाता है, अमेरिका और मैक्सिको में पाया जाता है, ठीक है। तो सिकोया सेम्परविरेंस दुनिया का सबसे लंबा पौधा, ऊंचाई 120 मीटर तक, और कैलिफोर्निया एरिया में पाया जाएगा। इसका अन्य नाम क्या है, कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया के नाम से भी जाना जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे लंबा हो गया। तो अब ये जब लंबा पड़ा छोटा भी पढ़ना पड़ता है। तो सबसे छोटा अनावृतबीजी, सबसे छोटा अनावृतबीजी जो पौधा है, ठीक है, वो कौन है, जैमिया पिग्मिया है, जैमिया पिग्मिया है। और जीवित जीवाश्म साइकस, ठीक है, जीवित जीवाश्म के नाम से कौन फेमस है, तो आप बोलेंगे सर साइकस फेमस है, जिंगो बाइलोबा भी, और मेटासिकोवा। बाकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, जीवित जीवाश्म का सबसे अच्छा उदाहरण कौन, साइकस, जिससे आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे अभी हम लोग। इससे साबूदाना जो हम लोग अपने भारत में फलाहारी के रूप में मोस्टली खाते हैं, हमने देखा है लोगों को, ठीक है, यूज करते हुए। तो ये साबूदाना किसका बनता है, साइकस नाम के पौधे से ही निकलता है, ठीक है। साइकस के पास एक बीज होता है, उसी बीज से क्या निकालते हैं हम लोग, साबूदाने का मंड निकाल के उससे साबूदाना बनाएंगे। फिर जिंगो बाइलोबा को मेडन हेयर ट्री भी कहते हैं, मतलब इसके पास ऐसे लंबे लंबे से बाल होते हैं, एक एक बाल के रूप में निकला होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है, मेडन हेयर ट्री भी। तो जिंगा बेल गाना है आपको, हेयर वाले पेड़ के साथ में मेडन हेयर ट्री। साइकस जो ऊपर पढ़ा भी हम लोगों ने, उसी की कहानी आ रही है यहाँ पे। साइकस के पास जो बीजांड या फिर ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है, एवं इनके नर युग्म मतलब एंथम गोल्ड जो है पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं, जिनके पास जो बीजांड होंगे, मतलब बीज एक प्रकार से बीज मान सकते हैं, वो अपने पादप या बॉटनी जगत का सबसे बड़ा बीज होता है, ठीक। उसी से हम लोगों को क्या बनाना है, साबूदाना बनाना है। पाइनस भी आप लोगों ने सुन रखा है, ठीक है। पाइनस जो है के परागण इतनी तादाद में होते हैं कि पीला बादल बन जाता है। तो जब इसके परागण यहाँ से वहाँ उड़ के जाते हैं तो आसपास पूरे में पीले बादल बन जाते हैं, जो कि चाइना में बहुत देखने को मिलता है, और कई बार इससे वायु प्रदूषण की भी संज्ञा दे दी जाती है, ठीक है।
तो कुछ खास नहीं था, बस एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लें हम लोग कि हम लोग अभी नग्न बीजी या फिर अनावृत्त बीजी पढ़ रहे हैं, जहाँ पर जो वनस्पति जगत का सबसे लंबा पौधा कौन सा मिलेगा आपको, सिकोया सेम्परविरेंस, ठीक है, सिकोया सेम्परविरेंस, जो कि किस जगत में आएगा हम लोग का, जिम्नोस्पर्म में आता है। वैसे यहाँ पर कैलिफोर्निया में पाया जाता है, इसलिए इसका अन्य नाम कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी बनता है। साइकस को आप जीवित जीवाश्म कहोगे, इसके अलावा 2 नाम और आपको याद रखना है, जिंगो बाइलोबा और मेटासिकोया भी हमारे जीवित जीवाश्म कहे जाते हैं। बाकी मेन नाम परीक्षाओं में साइकस आता है। जिंगो बाइलोबा को जो ऊपर लिखा है इसको आप मेडन हेयर ट्री भी कहोगे, ठीक है। साइकस के पास सबसे बड़ा बीजांड होगा, ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है, तो ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आगे का भी आप याद रख सकते हैं। और पाइनस के परागण इतने ज़्यादा होते हैं कि पूरे में इस प्रकार से पीले पीले उनके छोटे छोटे से फूल टाइप के फैल जाएंगे, ठीक है, पंखुड़ियाँ टाइप की फैल जाएंगी, ठीक है। तो उससे पूरे पूरे आपस आदि आसपास पीला बादल वाला स्वरूप हम लोगों को देखने को मिलता है। तो जिम्नोस्पर्म या फिर जो पीछे हम लोग अभी अपना अनावृत्त बीजी या नग्न बीजी पढ़ रहे थे, उसके आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखें तो भोजन के रूप में साइकस के तनों से, बीजों से भी और तनों से भी, तना मतलब स्टेम से, मतलब उसका जो पौधा रहेगा उसमें आप यहाँ से हल्का सा छेद कर दो, उसके अंदर से रस निकलेगा, उस रस को हम लोग मंड या फिर स्टार्च कहते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। तो साइकस के तनों से या बीज से मंड निकाल कर खाने वाला साबूदाना, इसको आप सागो के नाम से भी जानते हैं, उसका वृक्ष हमने ये बना रखा है आपके सामने, साबूदाना मतलब अपने साइकस का, ठीक, बनाया जाता है, इसलिए साइकस को सागो पाम भी कहते हैं, ठीक है, इसलिए साइकस को सागो पाम भी कहेंगे। और साबूदाना जो है इंग्लिश वर्ड साबूदाना का इंग्लिश वर्ड क्या फेमस है, सागो। फिर लकड़ी के रूप में यदि हम लोग काम करें तो चीड़, जिसको आप पाइन के नाम से भी जानते हैं, सिकोया जो पीछे पड़ा है दुनिया का सबसे लंबा पौधा, ठीक है, सिकोया सेम्परविरेंस, देवदार, ठीक है, देवदार जिसको कुछ लोग पाइनस कहते हैं, स्प्रूस आदि की लकड़ियाँ जो हैं बहुत मजबूत होती हैं इनका, इसलिए इनका यूज फर्नीचर बनाने में होता है, ठीक है। एक फैक्ट और लिखा है, चीड़, सिकोया, देवदार, बूस आदि लकड़ी से फर्नीचर बनाते हैं, एक ही चीज़ 2 बार लिख गई है यहाँ पे और कुछ खास नहीं है। तो मेन तो आपको यहाँ पे याद रखना, साइकस के तनों से मंड निकाल कर साबूदाना बनाना है हम लोगों को, और इसको फिर साबूदाना भी खाने के काम आता है, और खाने के लिए हम लोग बोलते हैं मुख्यतः सब्जी या साग, तो इसको सागो पाम के नाम से भी जानोगे आप। और चीड़ है जो कि काफ़ी फेमस है हम लोगों के बीच में, सिकोया जो कि दुनिया का सबसे लंबा पौधा है, देवदार जो अपने इंडिया में अपने मुख्यतः हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। स्प्रूस जैसे इन सबके जो लकड़ी होती है काफ़ी मजबूत और बड़ी होती है, इसलिए इसका उपयोग फर्नीचर बनाने में होगा। और सबसे बड़ी बात तो आपको याद रखना है कि किस जगत में आते हैं, जिम्नोस्पर्म, नग्न बीजी या फिर अनावृत्त बीजी में आते हैं। तो टॉपिक काफ़ी ईजी है, इंटरेस्टिंग है, इसलिए आपको इनको थोड़ा सा पूरा रटना पड़ेगा यहाँ पे। और यदि हम लोग बात करें जिम्नोस्पर्म के महत्व की, तो इनसे कुछ तेल भी प्राप्त किए थे, ऐसे तेल जो आसानी से वाष्प में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब पचाने में आसान रहेंगे और यूज करने में भी ईजी रहेंगे, ठीक है। तो चीड़ के पेड़ से हम लोग क्या निकालते हैं, चीड़ को हम लोग इसमें पाइन कहे थे, तो उसी से करना है पाइन है तारपीन, तो चीड़ के वृक्ष से हम लोगों को तारपीन का तेल मिलेगा, ठीक है। फिर देवदार की लकड़ी से क्या मिलेगा हम लोगों को, रॉड रस, यानी गलत पढ़े हम सैड रस, इसको थोड़ा सही कर देते हैं, सैड रस। तो आपको ये तो सब लोग अपने घरों में अपने बानिस के साथ मिला के किसका यूज कर, तारपीन के तेल का यूज करते ही हैं। तो चीड़ के पेड़ से आपको तारपीन का तेल मिलेगा। ये कोई तारपीन का तेल जो है किसी प्रकार से कोई पेट्रोलियम पदार्थ नहीं है, चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाएगा। और देवदार की लकड़ी की बात करें, देवदार की लकड़ी से आप क्या प्राप्त करेंगे, सैडरस ऑयल प्राप्त करेंगे, जो भी अपना बानिस वगैरह में साथ में कहीं कुछ जगहों पर अपने पड़ा खाने पीने के काम में भी आ सकता है, यदि सही प्रकार से रिफाइन कर लिया जाए। फिर जूनीपेरस भी नाम का एक पौधा पड़ा हम लोगों ने पीछे, तो जूनीपेरस की लकड़ी से हम लोग सेडर कास्ट तेल प्राप्त करेंगे, जो कि लकड़ियों को अधिक समय तक मजबूत बना के रखने में उपयोग होता है। फिर टेनिन की बात करें, टेनिन तो आप लोगों ने कल ही पढ़ा था हम लोगों ने, टैनिंग या टैनिंग, तो टैनिंग से बना दो आप। तो टैनिन एक वृक्ष का नाम है, ठीक है। और टैनिंग हम लोगों ने पढ़ा था चमड़ा बनाने की विधि, चमड़े को साफ़ करने की विधि। टैनिन नाम के आपके टैनिन नाम के जो वृक्ष होता है उसका उपयोग चमड़ा बनाने, मतलब चमड़े को साफ़ करने में और सही बनाने में भी काम में आता है। कौन, टैनिन, मतलब चमड़े के कपड़ों को रंगने में भी काम में आता है, तो इसलिए टैनिंग से ही टैनिन बन जाएगा। बस ये दोनों चीज़ अलग अलग है। टैनिन नाम का यहाँ पे एक वृक्ष है जो कि अपना जिम्नोस्पर्म में आ रहा है, और टैनिंग क्या है, चमड़ा साफ़ करने की विधि है, चमड़ा बनाने की विधि, जिसको हम लोग चमड़ा कमाना भी पढ़े थे कल, ठीक है। और अगला फैक्ट क्या, रेजिन या फिर रैगजीन भी पढ़ते हैं कुछ लोग इसको। तो रैगजीन नाम का जो हम लोग बोलते हैं, रैगजीन के जूते, रैगजीन बिछी यहाँ रेलवे के स्लीपर में जो ऊपर गद्दी पे बिछा होता है, वो क्या होता है, रेजिन होता है,
तो वो हम लोग को शंकुधारी या कॉनिकल ट्री से मिलता है। तो शंकुधारी पौधों से रेजिन या रेक्जिन निकलता है, जिसका उपयोग वार्निश, पॉलिश या पेंट बनाने में होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। तो ये सारे पौधे में तो आप लोग पहला प्रयास तो आपको याद रखना है कि ये सारे के सारे क्या हैं, जिम्नोस्पर्म है, मतलब नग्नबीजी आवृतबीजी हैं। ठीक है, और ये कहने को सारे के सारे बड़े बड़े आकार वाले वृक्ष हैं, जिनका उपयोग हम लोग मानव जो है अपने दैनिक जीवन में थोड़ा सा कम करते हैं। सब्जी वब्जी वाले फूलों वाले पौधे भी हम लोगों को सारे कहाँ पढ़ने आगे जाके अपने क्या बोलते हैं आवृतबीजी में। अभी हम लोग नग्नबीजी या फिर अनावृतबीजी या जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो बड़े बड़े पौधे वो आपको यहाँ पढ़े, जो कि मुख्यतः व्यावसायिक उपयोग में आते हैं, लेकिन घरेलू उपयोग में थोड़े से कम आते हैं। इस प्रकार से आप इनको समझ के रख सकते हैं कि जो व्यावसायिक उपयोग वाले पौधे हैं, चीड़ का तेल हम लोग घर में खाने पीने में उपयोग नहीं करेंगे, सैड्रस का भी ना के बराबर करेंगे, फिर जोनीपेस्ट, टेनिन, चमड़ा, स्याही, इनको भी हम लोग खाने पीने में उपयोग नहीं करेंगे। रेक्जिन से भी जो हम लोगों को बाने फर्नेस में, तो ये भी खाने पीने में उपयोग नहीं होंगे। तो ये मुख्यतः फर्नीचर या व्यावसायिक कार्यों में उपयोग होने वाले पौधे मुख्यतः कहाँ चले जाते हैं, तो आप बोलेंगे सर अनावृतबीजी या जिम्नोस्पर्म में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से हम इस अनावृतबीजी के समाप्ति की घोषणा करते हैं। अगली क्लास में आपके लिए आवृतबीजी का टॉपिक लेके आएंगे, इसको आप लोग रिवाइज कीजिए। और कोई भी डाउट आपको लगता है तो हमसे आप शेयर कीजिए। आज के लिए फ़िलहाल थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।